नमस्कार दोस्तों। आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं वो है एलर्जिक डिजीजेस के लिए एलर्जन इम्यूनोथेरेपी। ये एक बहुत ही खास टॉपिक होने वाला है। पहला, क्योंकि बहुत से मरीज इसके बारे में जानते नहीं हैं, और दूसरा, हम दवाइयाँ तो एलर्जिक डिजीज़ में बहुत सारी यूज़ करते हैं, बट वो जनरली कंट्रोलिंग मेडिसिन्स होती हैं, वो डिज़ीज़ मॉडिफाइंग मेडिसिन्स नहीं होती। डिज़ीज़ मॉडिफाइंग मेडिसिन्स क्या होती हैं? जैसे हम आम बोलचाल की भाषा में हम ये कहते हैं कि जो जड़ पे काम करे, जड़ से इलाज करे। हम नॉर्मली जो दवाइयाँ देते हैं आपको एलर्जिक डिजीज़ेज़ में, जैसे कि एलर्जिक नाक की एलर्जी तो एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं हम इसको, नाक और आँख की तो एलर्जिक राइनो कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं। अगर फेफड़े की एलर्जी हो तो हम एलर्जिक अस्थमा कहते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए हम उनकी लोकल दवाइयाँ यूज़ करते हैं। आइज़ में आइज़ ड्रॉप यूज़ कर लेते हैं, नाक के स्प्रेज़ होते हैं, फेफड़ों के लिए स्प्रे होते हैं। ये सब डिज़ीज़ मॉडिफाइंग ट्रीटमेंट नहीं है, बट कंट्रोलिंग ट्रीटमेंट ज़रूर है। तो इसमें होता क्या है कि जिस चीज़ से आपको एलर्जी है, वो चीज़ या जब इरिटेंट आपके नाक, आँख या फेफड़ों में घुसता है, तो वो एक रिएक्शन क्रिएट करता है, वो बॉडी को अफ़ेक्ट कर रहा होता है, और ये जो हमारी दवाइयाँ हैं, उसके इफ़ेक्ट को नेगेट कर रही होती हैं, उसके इफ़ेक्ट को नलिफाई करने की कोशिश करती हैं। लेकिन जो बेसिक एलर्जी है, उस एलर्जी को ये दवाइयाँ ठीक नहीं करती, लेकिन जो बीमारी से आगे होने वाले कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनको हम ज़रूर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। एलर्जी इम्यूनोथेरेपी जड़ पे काम करता है, वो वाक़ई आपकी बॉडी में एलर्जी को कम कर रहा होता है। इसे हम डिज़ीज़ मॉडिफाइंग एक्शन कहते हैं, या जिसे काफ़ी कॉमनली लोग जड़ से इलाज करने की बात कहते हैं। ओके, तो पहली चीज़ जो आपको समझने की ज़रूरत है, वो ये कि जो एलर्जीज़ हैं ना, वो प्रोग्रेसिव बीमारियाँ हैं। टाइम के साथ एलर्जीज़ धीरे-धीरे बढ़ती हैं। तो अगर आप से मेरे पास एक 6-7 साल के बच्चे को लेके आते हो, और जिनकी हम कई बार एलर्जिक स्किन प्रिक टेस्टिंग करेंगे, या कुछ केसेस में इवन ब्लड टेस्ट करें, तो शुरुआत में अगर मेरे पास एलर्जेंस बड़े कम निकल के आते हैं, जो पॉज़िटिव आ रहे हैं, तो मैं कहता हूँ वो बच्चा बहुत ही कम चीज़ों को सेंसिटाइज़्ड है। जैसे-जैसे टाइम निकलता है और हम अपनी एलर्जी की बाकी ट्रीटमेंट इनहेलर्स वाली वो सब चीज़ें चालू रखें, बाकी जो आपको प्रिवेंटिव मेजर्स बताएँ उन एलर्जेंस को अवॉइड करने के लिए आप वो सब भी चालू रखें, तो भी अगर मैं अब इसी बच्चे को कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद फ़ॉलो करूँ, और फिर अगर मैं फिर से एलर्जी वाली टेस्ट रिपीट करूँ, तो हम देखेंगे कि पहले जो बच्चा बहुत कम चीज़ों को, जो उसकी स्किन टेस्ट में जो पॉज़िटिविटी आ रही थी, टाइम के साथ जब हम आगे टेस्ट करेंगे, तो और ज़्यादा चीज़ों को अब उसकी स्किन रिएक्ट कर रही होगी। काफ़ी फ्रीक्वेंटली हम सबसे पहले इंडोर एयर एलर्जेंस, जिसमें कॉमनेस्ट है ना, हाउस डस्ट माइट होता है, उसको बच्चे रिएक्ट कर रहे होते हैं। इसको मेरे बहुत सारे बच्चे, ऑलमोस्ट 70% 75% बच्चे इस चीज़ को रिएक्ट कर रहे होते हैं टेस्ट करने पे, और बहुत सारे बाकी एलर्जेंस को वो बहुत सारे रिएक्ट कर नहीं रहे होते हैं। बट जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे-वैसे हम देखते हैं और इंडोर एयर एलर्जेंस आ गए, जिसमें हमारे कॉकरोचेज़ हैं, कैट्स एंड डॉग्स हैं, इंडोर पॉलेन्स हैं। और टाइम के साथ बच्चा जैसे वो बाहर निकल के और ज़्यादा स्कूल जाता है, खेलता-वेलता है बाहर, तो हम आगे चल के देखते हैं वो और पॉलेन्स को भी धीरे-धीरे एलर्जिक हुए जा रहा है। उन सब चीज़ों की एलर्जिक सेंसिटाइज़ेशन उसमें आई जा रही है। तो शुरुआत में एलर्जिक सेंसिटाइज़ेशन बहुत कम एलर्जेन से थी। जैसे-जैसे टाइम निकलता जा रहा है, वैसे-वैसे धीरे-धीरे नंबर ऑफ एलर्जिक सेंसिटाइजेशन जिन चीज़ों से है, उन चीज़ों की संख्या बढ़ते जा रही है। तो हम बाकी जो ट्रीटमेंट करते हैं वो सिर्फ कंट्रोल कर रहा है। एलर्जन इम्यूनोथेरेपी क्या करता है कि ये मेरा डिजीज़ मॉडिफाइंग बिहेवियर रखता है। ये एलर्जन इम्यूनोथेरेपी इस चीज़ को एक रिवर्स गियर में डालता है, या एक रिवर्स गियर कह लीजिए, यू टर्न कह लीजिए, जो कहिए, लेकिन वो एक आगे चल के नंबर ऑफ एलर्जिक सेंसिटाइजेशंस को भी कम करने की कोशिश करता है, और वाक़ई एलर्जीज़ पे काम करता है। क्या ये कोई बहुत नई ट्रीटमेंट है? अ, रिसर्च तो सबसे पहले 1911 में शुरू हुआ था। तो एक्चुअली देखा जाए तो 100 साल से पुराना इतिहास है इस ट्रीटमेंट का। बट ओवरऑल अगर मैं बोलूँ कि ये ट्रीटमेंट फ़ोरफ्रंट में कब आई, तब से ऑलमोस्ट मैं बोलूँगा लास्ट 20 से 25 सालों में। और सबसे ज़्यादा जो ये 20-25 सालों में आई है, तब लोगों ने काफ़ी यूज़ करना चालू किया है, और अब काफ़ी डेटा पब्लिश होने लग गया है। तो अब जितनी हमारी रीसेंट के आर्टिकल्स हैं मेडिकल वाले, जितने भी हमारी एलर्जी वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सब अब इस एलर्जन इम्यूनोथेरेपी को प्रमोट करने लग गई हैं, और इसकी हम बात अब पेरेंट्स से काफ़ी फ्रीक्वेंटली करने लग गए हैं। पहला चीज़ जो आपको समझने की ज़रूरत है वो ये
कि मैं इस वीडियो में बिल्कुल ऐसा क्लेम नहीं कर रहा कि हम आपकी एलर्जीज़ को बिल्कुल ठीक कर दे रहे हैं। मैं क्योर वर्ड यूज़ नहीं कर रहा हूँ। हम लोग जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं, वो है रिमिशन। तो होता क्या है कि समय के साथ धीरे-धीरे जब आप ये ट्रीटमेंट लेते हैं ना, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक तो आपके एलर्जी के लक्षण कम होंगे, आपकी दवाइयाँ कम हो जाएँगी, कुछ लोगों की दवाइयाँ बंद भी हो जाएँगी। इसे हम क्लिनिकल रिमिशन कहते हैं। तो जो हम आज की तारीख में पेशेंट्स को एक इन्फॉर्म करते हैं, वो क्लिनिकल रिमिशन है, क्योर नहीं। और ये भी जो हमारे पास डेटा है आज की तारीख में पब्लिश्ड डेटा 10 से 15 सालों का है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ये इलाज ही बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। तो पब्लिश्ड डेटा हमारे पास 10 टू 15 ईयर्स का है, जिसमें हम एक बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट की बात कर रहे हैं। हमें नहीं पता कि साहब 15 साल बाद क्या होगा, 20 साल बाद, 25 साल बाद, 30 साल बाद, उतना लंबा पब्लिश्ड डेटा ही मेडिकल लिटरेचर में एग्ज़िस्ट नहीं करता। तो हमें नहीं पता कि उतने के बाद क्या होने वाला है। बट एटलीस्ट 10 टू 15 ईयर्स के लिए क्लिनिकल रिमिशन रेट इस ट्रीटमेंट का बहुत अच्छा है। हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं और कहाँ-कहाँ हम एलर्जी इम्यूनोथेरेपी ऑफ़र करते हैं आज की तारीख में, और मैं इसमें अ अ, वेनेमस इंसेक्ट बाइट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि हनी बीज़ के बाइट्स की, या जिन्हें हम हाइमेनॉप्टेरा अ ऑर्डर कहते हैं, उनके जो इंसेक्ट्स होते हैं, वो जो बाइट करते हैं, उनके लिए भी इम्यूनोथेरेपी होती है। बट आज का जो मेरा टॉपिक है, ये सिर्फ़ एलर्जिक राइनाइटिस, राइनोकंजंक्टिविटिस और अस्थमा का है। उससे ज़्यादा मैं हाइमेनॉप्टेरा ऑर्डर के जो इंसेक्ट्स होते हैं, उसके इम्यूनोथेरेपी की बात इस वीडियो में नहीं कर रहा हूँ। तो हम जस्ट इसी टॉपिक तक अपने आप को लिमिटेड रखेंगे। तो एलर्जिक राइनो कंजंक्टिवाइटिस हम एक तो इसमें ऑफर करते हैं। देखिए, बहुत सारे लोगों ने एक टर्म सुना होगा, एलर्जिक मार्च। तो बहुत से पेशेंट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं कि या जितने हमारे एलर्जी के पेशेंट्स होते हैं, इनको हम कहते हैं कि ये लोग एटोपिक हैं, या एक जेनेटिक टेंडेंसी होती है इसमें एलर्जी की, और ये एक एलर्जिक मार्च एक्सपीरियंस करते हैं। तो जो सबसे पहला जो हम जो चेंज देखते हैं बच्चों में, स्पेशली छोटे बच्चों में, वो एक एलर्जिक का एक स्किन का मैनिफेस्टेशन है, जिसे हम एटोपिक एक्जिमा कहते हैं, और या एटोपिक डर्मेटाइटिस कहते हैं। वो सबसे पहला मैनिफेस्टेशन होता है। फिर उसके बाद हम मानते हैं कि कई बच्चों में आगे चल के फूड एलर्जीज़ हो सकती हैं। पहले ये फूड एलर्जीज़ ना हम ज़्यादा वेस्टर्न वर्ल्ड में देखा करते थे, लेकिन अब अनफॉर्च्यूनेटली इंडिया में भी हमने फूड एलर्जीज़ के केसेज़ हमारे बढ़ने लग गए हैं, और क्लिनिक में वाक़ई पेशेंट्स आते हैं जिनको कुछ तरह की फूड एलर्जीज़ हों। अभी भी हम वेस्टर्न वर्ल्ड के मुकाबले कम देखते हैं फूड एलर्जीज़, बट फूड एलर्जीज़ हम इंडिया में भी अब देखना चालू कर चुके हैं, और अब काफ़ी मात्रा में अब धीरे-धीरे पेशेंट्स बढ़े जा रहे हैं। उसके बाद आगे चल के कुछ लोगों में एलर्जिक राइनाइटिस होगा, और सबको फूड एलर्जीज़ नहीं होते, और ये सारे एलर्जिक मार्च इसी सीक्वेंस में जाए ऐसा भी इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन आगे चल के कुछ लोगों को एलर्जिक राइनाइटिस होगा, और फिर आगे चल के अस्थमा होगा। तो जब हम एलर्जिक राइनाइटिस वाले फेज़ पे पकड़ लेते हैं, तो हो सकता है कि हम इस बीमारी को यहीं पे रोक दें। इस बीमारी को हो सकता है जड़ से भी मिटा दें, या एटलीस्ट यहाँ से यहाँ के प्रोग्रेशन को रोक दें। तो एलर्जिक राइनाइटिस से हम अस्थमा प्रोग्रेशन को रोकें, अस्थमा टू सीवियर अस्थमा प्रोग्रेशन रोकें, और हो सकता है आपके अस्थमा के इन्हेलर्स भी बंद हो जाएँ, जब हम अगर आपको अस्थमा के स्टेज पे ये इलाज करना चालू करते हैं तो। फिर से एम्फसाइज़ कर रहा हूँ कि आप एक्सपेक्ट क्या-क्या कर सकते हैं। तो पहली चीज़ ये समझ लीजिए कि हर आदमी इस ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं करता, ठीक है? जो रिस्पॉन्ड करते हैं, और मेजॉरिटी लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, मैं बोलूँगा मोर देन 75% का लगभग वो नंबर है जहाँ पे लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। उनमें एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो बेनिफिट ज़रूर दिखता है। सिम्पटम्स में कमी, मेडिकेशंस यूज़ में कमी, क्योंकि सिम्पटम्स कम हो रहे हैं, आपका मेडिकेशन यूज़ कम हो रहा है, और नए एलर्जिक सेंसिटाइज़ेशंस में भी काफ़ी कमी हम देख लेते हैं जब हम एलर्जी इम्यूनोथेरेपी करते हैं, और इकलौती चीज़ जो बढ़ती है, ऑफ कोर्स वो क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है। तो कमी तो हम अधिकतर में देखते हैं, बट बहुत सारे केसेस में इवन दवा भी बंद हो जाती है। ये इस ट्रीटमेंट की खास बात है, एलर्जन इम्यूनोथेरेपी की। इसे एलर्जी वैक्सीन्स या एलर्जी शॉट्स भी कहा जाता है। कुछ चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। सबसे पहला तो ये कि किसी के हाथ में ना कोई जादू की छड़ी नहीं है कि हमने आज ट्रीटमेंट चालू किया और कल से आपको रिस्पॉन्स दिखना चालू हो गया। हम एक सिंसियर अटेम्प्ट मारते हैं, एक पेशेंट आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ, इसे ये एक सही कैंडिडेट है एलर्जी इम्यूनोथेरेपी के लिए, और उतने के बाद जब हम ट्रीटमेंट देते हैं तो एक्चुअली आपके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है साहब। अगर आप ये सोचो कि 1 महीना ट्रीटमेंट लेके छोड़ दें, 2 महीना ट्रीटमेंट लेके छोड़ दें,
अधिकतर लोग तो इन्हेलर्स ही कपल ऑफ मंथ्स के बाद छोड़ने लग जाते हैं। तो अगर आप इन्हेलर्स नहीं कंटिन्यू कर पा रहे हो, अगर आप बेसिक ट्रीटमेंट नहीं कंटिन्यू कर पा रहे हो, तो एलर्जी इम्यूनोथेरेपी की तो बात ही हम दूर छोड़ देते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट आपके सक्सेसफुल आउटकम के लिए लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है और लगभग 1 साल के एंड तक हम देखने लग जाते हैं, जिन लोगों में बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है, हम उन सबसेट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। मेजॉरिटी लोगों में बेनिफिट कुछ ना कुछ तो देखने को मिलेगा, बट यूजुअली हमें 1 साल तक इंतज़ार करना पड़ता है। अगर आप एक छोटे से फ्रैक्शन का हिस्सा हो, जहाँ पे 1 साल तक हमें कोई रिज़ल्ट देखने को नहीं मिल रहा है एलर्जी इम्यूनोथेरेपी का, तो हम ये कहते हैं साहब आप एलर्जी इम्यूनोथेरेपी के लिए नॉन रिस्पॉन्डर हो और आपको ये आगे ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप एलर्जी इम्यूनोथेरेपी को रिस्पॉन्ड करते हो, तो फिर हम बियॉन्ड 1 ईयर उस ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करते हैं और कंटिन्यू करने के बाद हम यूजुअली 3 टू 5 इयर्स तक आपको कंटिन्यू करने की बात करते हैं और 3 टू 5 इयर्स कंटिन्यू करने के बाद अभी जो हमारे पास पब्लिश डेटा है वो 10 टू 15 इयर्स का बहुत ही एनकरेज रिजल्ट्स हैं। तो मिनिमम आपको 1 साल तो ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी रिजल्ट देखने के लिए, क्लिनिकली देखने के लिए। हम जानते हैं बॉडी के अंदर द मोमेंट आपने पहला ड्रॉप डाला स्प्लिट का या आपने सबलिंगुअल टैबलेट यूज़ किया, हम जानते हैं कि मॉलिक्यूलर लेवल पे ट्रीटमेंट उसी समय से चालू हो जाती है, पहले डोज़ के साथ ही। लेकिन जब तक आप उसका क्लिनिकल इफ़ेक्ट देखोगे, तब तक हम मोटा-मोटी लोगों को ये बोलते हैं कि साहब 1 साल का तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा, इतने का कमिटमेंट होना चाहिए, ये एटलीस्ट देखने के लिए कि रिज़ल्ट आ रहा है कि नहीं और अगर रिज़ल्ट आ रहा हो, तो फिर 3 टू 5 इयर्स का आपका कमिटमेंट होना चाहिए, तभी जाके हम एक मीनिंगफुल रिजल्ट अचीव कर पाएँगे, जिसमें एटलीस्ट अभी हमारे पास 10 से 15 साल का बहुत ही एनकरेजिंग डेटा है। फिर से बता रहा हूँ, सब लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते, मेजॉरिटी रिस्पॉन्ड करते हैं, बट एक छोटा-सा सबसेट होता है जो रिस्पॉन्ड नहीं करता। देखिए साहब, सबकी बॉडी अलग है, सबकी बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करती है और इसीलिए हम सब में रिजल्ट की बात नहीं करते, बट मेजॉरिटी में कुछ ना कुछ तो बेनिफिट देखने को मिलता है और बहुत सारे लोगों की दवाइयाँ बंद तक हो जाती हैं। अब बात कर लेते हैं एज ग्रुप। तो ये ट्रीटमेंट इतना सेफ है कि हम 5 साल के ऊपर जनरली स्पीकिंग ये ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं। इसका सेफ्टी डेटा बहुत अच्छा है। अबव 5 इयर्स अधिकतर लोग यूज़ करते हैं। कुछ लोग इवन अबव 3 इयर्स यूज़ करते हैं। जनरली वो चाइनीज़ अ लोग हैं। इवन कुछ डेवलप्ड वर्ल्ड में भी अब लोग और यंगर यंगर एज ग्रुप में भी किए जा रहे हैं। बट मोटा-मोटी अधिकतर जो एलर्जी स्पेशलिस्ट होते हैं वो जनरली 5 साल के बाद इस ट्रीटमेंट को चालू करना की एडवाइस दे रहे होते हैं और उसके ऊपर हमारे पास काफ़ी सेफ्टी डेटा है। तो अगर हम एलर्जी इम्यूनोथेरेपी कंसिडर कर रहे हैं, तो साहब हम शुरुआत कैसे करेंगे? शुरुआत कैसे करेंगे? ये आपकी एलर्जी स्किन प्रिक टेस्टिंग से चालू होती है। तो आप क्लिनिक में आते हैं और हम आपसे हिस्ट्री लेते हैं, देखते हैं आपके क्या सिम्पटम्स हैं, क्या पैटर्न है उस डिज़ीज़ का और उतने के ऊपर से हम डिसाइड करते हैं कि आपको किस एलर्जन से हम स्किन प्रिक टेस्टिंग करने बैठेंगे। हम एलर्जेंस लेते हैं, आपकी स्किन पे डाले जाते हैं और फिर हमारे पास एक लैंसेट होता है, उस लैंसेट से स्किन को प्रिक किया जाता है। जब आप स्किन को प्रिक करते हो ना, उसमें पेन नहीं होता, मॉस्किटो बाइट की तरह एक चीज़ है, ब्लड भी नहीं बाहर आता। एक स्क्रैच ज़रूर फ़ील होता है। हाँ, पहली बार जब मैं लैंसेट लेके आपके पास आ रहा हूँगा, तो जब तक 1 या 2 प्रिक ना हुए हों, तब तक आप काफ़ी घबराए हुए रह सकते हो। बट 1 या 2 बार प्रिक्स हो जाएँ, उसके बाद अधिकतर पेशेंट ये रियलाइज़ कर लेते हैं कि नहीं, इसमें ये पेनफुल नहीं है। हाँ, एक प्रिक माइनर सा ज़रूर फ़ील होता है और 15 से 20 मिनट में हमें रिज़ल्ट दिख जाता है। होता क्या है, हम एलर्जेंस डालते हैं, एलर्जेंस के बाद हम लैंसेट से स्किन को प्रिक करते हैं और प्रिक करने के 15-20 मिनट में ही ना हमें दिख जाता है साहब कि आपकी चमड़ी किस चीज़ को रिएक्ट कर रही है। इस चीज़ को हम एलर्जिक सेंसिटाइज़ेशन कहते हैं। लेकिन एलर्जिक सेंसिटाइज़ेशन आपको बहुत कई बार काफ़ी सारे एलर्जन से आपको सेंसिटाइज़ेशन मिल सकती है। ये काम जो है ये टेक्नीशियन का काम भी है। लेकिन जो आपको एक एलर्जी स्पेशलिस्ट बनाता है, एक अच्छा एलर्जी स्पेशलिस्ट बनाता है, वो ये होता है कि हम आपकी हिस्ट्री से कोरिलेट करके देखते हैं कि इनमें से जो चीज़ पॉज़िटिव आ रही है, उसमें से आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। और ये सिलेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। छोटे बच्चों में जब स्पेशली खाली 1-2 चीज़ें आ रही हैं, जैसे हाउस माइट्स और ये, तब हमारा डिसीज़न बनाना कंपैरेटिवली ज़्यादा ईज़ी होता है। बट जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है और स्पेशली अगर हम काफ़ी सारे पॉलेन्स की बात कर रहे हैं, अगर उनमें अगर पॉज़िटिविटी आ रही है, तो हमें वाक़ई आपके साथ कई बार ना बैठ के काफ़ी लंबी हिस्ट्री लेनी पड़ती है, कि ये जो पॉलेन्स हैं, जो पॉज़िटिव आ रहे हैं, आप जहाँ रहते हैं उस एरिया में
ये वाले पेड़ हैं कि नहीं, ये वाली ग्रासेस हैं या नहीं, ये वीड्स हैं कि नहीं, हमें वाक़ई उन सब चीज़ों को एक्चुअली खोद करके निकालना पड़ता है, जिसे हम सेकंड हिस्ट्री कहते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हमने ठीक से सेलेक्ट नहीं किया हमारे एलर्जी इम्यूनोथेरेपी के लिए चीज़ें, तो आपका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा। कई बार हम आपको फ़ोटोज़ दिखा देते हैं, कई बार आपको फ़ोटोज़ या नाम के साथ भेजते हैं कि अपने घर के पास, बच्चे के स्कूल के पास, जहाँ आप ऑफ़िस में काम करते हो, जहाँ आप शाम को रिक्रिएशनल एक्टिविटी के लिए जाते हो, ये इन पेड़ों को देखो, इन वीड्स को देखो और हमें बताओ कि आपके घर के आजू-बाजू या आपके जीवन में, आपके आजू-बाजू इनमें से कौन-सी चीज़ें हैं, वो सेकंड हिस्ट्री मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि हम आपके लिए रेलेवेंट एलर्जेंस डिसाइड करते हैं। एलर्जी इम्यूनोथेरेपी पैरासिटामॉल की तरह नहीं है या ये उन सिंपल दवाइयों की तरह नहीं है जो आप गए और आपने जा करके किसी से ले लिया, किसी केमिस्ट के पास से। ये हर आदमी के लिए अलग-अलग एक एलर्जी इम्यूनोथेरेपी बनाई जाती है और ये इस पे डिपेंड करता है कि आपको साहब किस-किस चीज़ से एलर्जी है, वो पहली चीज़। और दूसरा इवन हम ये भी देखते हैं कि आपको जो स्किन प्रिक का जो रिएक्शन आया वो कितना बड़ा आया। अगर वो ज़्यादा बड़ा था, तो उस एलर्जेन से जब हम आपके लिए एलर्जी इम्यूनोथेरेपी की वैक्सीन बनाएँगे, तो उसे ज़्यादा मात्रा में लिया जाएगा और अगर आपका वो रिएक्शन रिलेटिवली छोटा था, तो उस एलर्जेन को कम मात्रा में इस्तेमाल किया जाएगा। एक्चुअली आपकी बॉडी जिस चीज़ को एलर्जिक होती है, उन्हीं चीज़ों का एक मिक्सचर बना के ये एलर्जी इम्यूनोथेरेपी की जाती है। तो जिस चीज़ से आप एलर्जिक हो हम वही आपकी बॉडी में डालते हैं एंड ग्रेजुअली बॉडी को धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आदत पड़ जाती है। अब मान लीजिए मेरे पास 2 अलग-अलग मरीज़ हैं, दोनों को दमा है या दोनों को एलर्जिक राइनाइटिस है, बिल्कुल सिमिलर सिम्पटम्स हैं, बट दोनों को एलर्जीज़ अलग-अलग चीज़ों से हो सकती है। तो ये कभी नहीं करना चाहिए कि हाँ भाई, मैंने एलर्जी इम्यूनोथेरेपी चालू की थी, ये मेरी दवाई है, बट अब मेरा लेने का मन नहीं है। आपके भी सिमिलर लक्षण हैं, मेरी दवाई आप ले लो, ऐसा नहीं है। ये बहुत ही पर्सनलाइज़्ड मेडिसिन है। आपकी एलर्जी और किसी दूसरे की एलर्जी अलग-अलग हो सकती है और उसमें भी वो जो स्किन का जो रिएक्शन है, वो किस एलर्जेन से कितना है, उस प्रोपोर्शन में वो दवा अंदर डाली जाती है। तो हाइली पर्सनलाइज़्ड मेडिसिन है। आपकी एलर्जी स्किन प्रिक टेस्टिंग ज़रूरी है, इसके पहले कि हम ये डिसाइड करें कि आपको एलर्जी इम्यूनोथेरेपी देना किस चीज़ से है। जिस चीज़ से आप पॉज़िटिव आते हैं, हम उसी चीज़ से आपको एलर्जी इम्यूनोथेरेपी देते हैं। कुछ केसेज़ में हमें ब्लड टेस्ट करने पड़ते हैं। स्किन प्रिक टेस्टिंग हर केस में पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए आपको स्किन की कोई डिज़ीज़ हो या कई बार हम कहते हैं डर्मेटोग्राफिज़म हो, कि उन सब चीज़ों में हम आपके स्किन प्रिक को इंटरप्रेट नहीं कर पाते। कई बार आप कुछ दवाइयों पे होते हैं जिसके ऊपर हम स्किन प्रिक नहीं कर पाते और कई बार ऐसा होता है कि स्किन प्रिक करने के बाद ना हमें कुछ स्पेसिफिक चीज़ों का बड़ा आंसर चाहिए होता है एलर्जी इम्यूनोथेरेपी चालू करने से पहले। तो उनमें कई बार हम बहुत ही हाइली स्पेशलाइज़्ड ब्लड टेस्ट भी करते हैं, जिन्हें कंपोनेंट रिज़ॉल्व डायग्नोस्टिक्स कहा जाता है। बट इन सब चीज़ों की जनरली ज़रूरत क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत कम पड़ती है जब हमें बहुत स्पेसिफिक सवाल होते हैं जिनका मेरे को आंसर ढूंढना होता है आपके एलर्जी इम्यूनोथेरेपी चालू करने से पहले, तब हम इन सब चीज़ों पे जाते हैं। अदरवाइज मेजॉरिटी केसेस के लिए स्किन टेस्टिंग से हमें आंसर मिल जाता है। अब ये एलर्जी इम्यूनोथेरेपी करने के तरीके कैसे हैं? भाई 2 तरह के तरीके होते हैं जिनसे एलर्जी इम्यूनोथेरेपी की जाती है। पहला जिसे हम स्किट कहते हैं और दूसरा जिसे हम स्लिट कहते हैं। स्किट का मतलब है सबक्यूटेनियस इम्यूनोथेरेपी। सबक्यूटेनियस का मतलब है कि चमड़ी के नीचे एक इंजेक्शन लगाना, उन्हें हम सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस कहते हैं। तो सबक्यूटेनियस इम्यूनोथेरेपी इंजेक्शन से दी जाती है और दूसरा है सबलिंगुअल इम्यूनोथेरेपी। लिंगुअल जो वर्ड है वो जीभ के लिए यूज़ होता है, सब मतलब उसके नीचे। तो सबलिंगुअल इम्यूनोथेरेपी में ये जो दवा है वो आपके जीभ के नीचे डालते हैं। तो स्किट के लिए आपको बार-बार क्लिनिक आना पड़ेगा इंजेक्शन लेने के लिए। हम आपको ऑब्ज़र्व करेंगे हर इंजेक्शन के बाद, जबकि जब हम स्प्लिट कर रहे होते हैं, तो उसमें खाली जब हम दवाइयों का स्ट्रेंथ बदल रहे होते हैं, हम तब आपको हमारे ऑब्ज़र्वेशन में बुला के दवाइयाँ दिलाते हैं, पहली-पहली डोज़ेज़। लेकिन उतने के बाद की बाकी ट्रीटमेंट आप घर के अंदर ले रहे हैं। इनमें नीडल्स इन्वॉल्व्ड होती हैं, इनमें नीडल्स इन्वॉल्व नहीं होती हैं। और जैसा कि मैंने बताया जो सबसे इम्पोर्टेंट जो ट्रीटमेंट होती है, जो ट्रीटमेंट एस्पेक्ट है, लॉन्ग टर्म रिज़ल्ट के लिए, वो आपका कंसिस्टेंटली वापस आना है, कंसिस्टेंटली ट्रीटमेंट लेना है। अब बहुत से लोग नीडल फोबिक होते हैं, उनको नीडल से बहुत डर लग रहा होता है, बार-बार क्लिनिक आना सबके लिए संभव नहीं होता, तो किट वाले केसेस बहुत कम होते हैं, अधिकतर लोग स्प्लिट के ऊपर ही जा रहे होते हैं और स्प्लिट से भी अगर आप ढंग से अपनी ट्रीटमेंट कंटिन्यू कर लो, तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात हो जाती है।
इन दोनों की अगर बात की जाए तो स्किट का जो मैं बोलूँ सक्सेस रेट है, वो स्लिट से थोड़ा ज़्यादा बेहतर है, बट इसमें साइड इफ़ेक्ट्स भी ज़्यादा होते हैं। तो मोटा-मोटी मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में मैं अधिकतर लोगों को स्लिट लेता हुआ देखता हूँ, किट लेता हुआ नहीं। बाकी इसकी और भी निटी-ग्रिटीज़ हैं, इंट्रिकेसीज़ हैं, जो जब आप क्लिनिक में आते हो तब हम आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो मान लीजिए अब हम स्लिट लेते हैं। स्लिट में हमारे पास क्या-क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? स्लिट में हमारे पास 2 तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं इंडिया में। एक जिन्हें हम टैबलेट्स कहते हैं और दूसरा जो कि स्लिट के ड्रॉप्स हैं। जो स्लिट के टैबलेट्स हैं, वो काफ़ी महँगे हैं एज़ कम्पेयर्ड टू स्लिट ड्रॉप्स। और आज की तारीख में स्लिट के टैबलेट इंडिया में सिर्फ़ एक ही है, जो हाउस डस्ट माइट्स के लिए है, जो इंडियन मार्केट में अवेलेबल है और उसकी अप्रूवल 12 साल या उससे बड़े लोगों में है, 12 साल से छोटों में नहीं है। कुछ जगहों पे 6 से 12 साल के बीच की भी इसकी अप्रूवल है, बट इंडिया में वो अप्रूवल नहीं है, तो इंडिया में हम 12 साल के बाद ही यूज़ करते हैं और सिर्फ़ हाउस डस्ट माइट्स के लिए टैबलेट अवेलेबल है। जबकि जो ये ड्रॉप्स हैं, वो डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस चीज़ को एलर्जिक हो, आपके लिए अलग से बनाई जाती हैं और वो हम अलग-अलग मिक्सचर में डाल के, जो मैंने बोला कि 5 साल के ऊपर हम ट्रीटमेंट करना चालू कर देते हैं, वो हम किसी का भी कर सकते हैं, ठीक है? तो ये ट्रीटमेंट सबके लिए अवेलेबल है और थोड़ा चीप है। और क्या अंतर है? टैबलेट्स की एक ख़ास बात है कि ये टैबलेट जैसे बाकी टैबलेट्स आप लेकर के कहीं पे भी घूम सकते हैं और उन्हें किसी स्पेशल स्टोरेज की ज़रूरत नहीं होती, तो वो हीट स्टेबल है। जबकि जो आपकी जो स्लिट के जो ड्रॉप्स हैं, जो ड्रॉप्स वाली दवाइयाँ हैं, वो बहुत टेम्परेचर सेंसिटिव है, उनको फ्रिज में रखना ज़रूरी होता है। अगर आप उनको फ्रिज के बाहर लंबे समय तक रखोगे, तो उसकी एफ़िकेसी कम हो जाएगी, आपको बहुत बढ़िया रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो इनको हम हमेशा फ्रिज में रखने की बात करते हैं और कहते हैं अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं और अगर आप 1 हफ़्ते से कम के लिए जा रहे हो, तो हम तो एडवाइस देते हैं कि आप लेके ही ना जाओ। अगर आप 1 हफ़्ते से कम के लिए ट्रीटमेंट रोकते हैं ना, तो आपकी ट्रीटमेंट बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप उससे लंबे समय के लिए जा रहे हैं, तो फॉर द ट्रैवल ड्यूरेशन एटलीस्ट आप उसको एक आइस पैक के साथ एक आइस बॉक्स में लेकर के जाएँ और जैसे ही आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएँ, उसे दोबारा फ्रिज में रख दें और ये जितना कम से कम हो, वो जितना अच्छा है। ज़्यादातर उसको फ्रिज के अंदर रखें, तो उसकी एफ़िकेसी ज़्यादा अच्छी से मेंटेन रहेगी। जबकि जो टैबलेट है, उसका वैसे रूटीन आप कहीं पे भी लेकर के जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ऐसे टेम्परेचर वाली। तो मान लीजिए आप किसी ऐसे जॉब में हैं, जहाँ आपको काफ़ी फ्रीक्वेंटली एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है और आप हाउस डस्ट माइट को एलर्जिक हो और कॉस्ट आपके लिए बहुत बड़ा कंसिडरेशन नहीं है, तो ऐसे केस में आपको टैबलेट पे जाना चाहिए, अदरवाइज़ हम ये। अगर हाउस डस्ट माइट्स के अलावा और दूसरे भी बहुत सिग्निफिकेंट एलर्जेंस हैं, देन इन दैट केस ये टैबलेट आपके लिए उतना शायद सही चीज़ नहीं है, उसके लिए फिर हम इन ड्रॉप्स के ऊपर चले जाएँ। लिया कैसे जाता है? जैसे मैंने बताया उसको जीभ के नीचे चाहे टैबलेट हो तो टैबलेट एंड ड्रॉप्स हैं तो ड्रॉप्स। उसको जीभ के नीचे रख के लिया जाता है स्लिट में। जब आप ये स्लिट की ट्रीटमेंट चालू करेंगे, तो साहब आपको दवा तुरंत बंद नहीं करनी है आपकी। कई बार लोगों को लगा कि डॉक्टर साहब ने तो ये दवा ऐसी दी थी, जिसमें मेरे सिम्पटम्स कम हो जाएँगे, मेरी दवाइयाँ कम हो जाएँगी, तो अब मैं दवा बंद कर देता हूँ। नहीं साहब, ये आपको बिल्कुल ये काम नहीं करना है। देखिए, आप अगर किसी चीज़ को एलर्जिक हैं, मैं वही चीज़ आपके बॉडी में डालूँ, तो एक्चुअली आपको वैसे ही लक्षण और रिएक्शन आने के चांसेस हैं। अब मैं आपको डरा भी नहीं रहा, एक्चुअली यूजुअली हम बहुत ही एक स्लो डोज़ से चालू करते हैं, जब हम ड्रॉप से चालू करते हैं, तो लेकिन उस दवा का असर आने में साहब अभी 1 साल लगना है, ठीक है? 1 साल में मेरे को रिज़ल्ट दिखना चालू हो जाएगा, आप बीच में ही ये बंद मत करिए। अगर आप ये बंद करते हैं और साथ में अगर आप उन ड्रॉप्स को लेते हैं या अगर उस टैबलेट को लेते हैं, तो हो सकता है आपके लक्षण ज़्यादा बढ़ जाएँ। तो पहले एटलीस्ट 1 साल तक तो हम दोनों को उसके कवर में रखते हैं और फिर उतने के बाद ना हमें एक्चुअली जहाँ दिखने लग गया होता है कि हाँ, आपके सिम्पटम्स बेहतर होने लग गए, तो फिर हम धीरे-धीरे डॉक्टरी सलाह के साथ हमारी ऑब्ज़र्वेशन में आप उन दवाइयों को कम करते हैं, जब हम आपको कहते हैं, जब आप एक रिस्पॉन्डर होते हो तो। आप अपने से दवा कम और अपने से इन्हेलर्स को बंद नहीं करते हैं, इस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखेंगे। ओके, तो ये दवाइयाँ दी कैसे जाती हैं? तो जब हम ड्रॉप्स वाली बात करते हैं, तो उनमें अलग-अलग वायल्स के ड्रॉप्स आते हैं, वो कलर कोडेड होते हैं, हमें उन कलर्स के ऊपर से अंदाज़ा होता है कि कितनी कॉन्सन्ट्रेशन में आपको दवा दे रहे हैं और जो स्टार्ट करते हैं लोएस्ट कॉन्सन्ट्रेशन और लोएस्ट डोज़ के साथ चालू करते हैं और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हम उसका डोज़ बढ़ाते जाते हैं टिल आप हाईएस्ट कॉन्सन्ट्रेशन पे पहुँच जाओ और एक बार आप हाईएस्ट कॉन्सन्ट्रेशन पहुँच गए, फिर हम उसके साथ चालू रखते हैं। ये जब आपके साथ एलर्जी इम्यूनोथेरेपी डिस्कस कर रहे होंगे, तो आपको क्लिनिक में बहुत डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। ड्रॉप्स में ऐसे किया जाता है, टैबलेट्स एक्चुअली पहले दिन से ही
फुल डोज़ पे होती हैं क्योंकि वो टैबलेट ऐसी नहीं है जिनको आप तोड़ सको या और छोटा कर सको। तो टैबलेट्स में हम डे 1 से फुल डोज़ पे होते हैं, जबकि जो ड्रॉप्स हैं, वो हमारे हाथ में होता है कि हम आपको कितने ड्रॉप्स दें। तो ग्रेजुअली हम धीरे-धीरे चालू करते हैं और ये धीरे चालू करने का ये रीज़न होता है कि आपको शुरुआत में बहुत ज़्यादा लोकल साइड इफ़ेक्ट्स जो कि जनरली टंग के नीचे स्वेलिंग होती है, थोड़ी खुजली होती है, मेबी गले में थोड़ी खिचखिच, गले में थोड़ी खुजली, बस उतना तक। मेजॉरिटी लोग जस्ट इतना ही फ़ील करेंगे, उससे ज़्यादा कुछ और यूजुअली फ़ील नहीं करेंगे। तो वो हम धीरे-धीरे चालू करते हैं कि आपको ग्रेजुअल डिसेंसिटाइज़ेशन हो, तो आप दवाइयों को अच्छा वर्क पाएँगे, आपको साइड इफ़ेक्ट्स कम से कम आएँगे। बट जिस तेज़ी से ये डोज़ बढ़ाया जाता है, इसके कई तरीके हैं। जैसे एक तो ये हमारा रूटीन स्टैंडर्ड तरीका है, फिर कई बार हमारे रश प्रोटोकॉल्स होते हैं, अल्ट्रा रश प्रोटोकॉल्स होते हैं, लोग बहुत तेज़ी से भी इनको बढ़ा सकते हैं। वो डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितना कंफर्टेबल फ़ील करते हो, आपका डॉक्टर कितना कंफर्टेबल फ़ील करता है, ये स्पीड वेरी कर सकता है डॉक्टर टू डॉक्टर, पेशेंट टू पेशेंट। फिर जब हम ये करते हैं तो क्योंकि इनमें बड़ा एक वेरिएबल डोज़ होता है, तो काफ़ी फ्रीक्वेंटली हम आपको प्री प्रिंटेड डोज़ेज़ चार्ट्स वगैरह पकड़ा देते हैं, ताकि आपको भी पता हो कि हाँ, आप कौन से कलर वाला वायल ले रहे हो, उसमें आपको कितनी डोज़ लेनी है, कब-कब, किस-किस दिन कितनी डोज़ लेनी है, ताकि ये कन्फ्यूज़िंग ना हो। तो हम कई बार आपको कलर कोडेड स्लिप डोज़ेज़ चार्ट पकड़ा देते हैं और इनके अंदर यूजुअली डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस भी होते हैं कि अगर आपकी बीच में से तबीयत खराब हो, तो आप थोड़े टाइम के लिए दवा होल्ड कर सकते हैं। अगर आपने दवा थोड़े टाइम के लिए होल्ड की है, तो क्या किसी डोज़ मॉडिफ़िकेशन की ज़रूरत है? किस-किस कंडीशन में आप डोज़ मॉडिफ़ाई करोगे और क्या चीज़ है तो आप हमें तुरंत कॉल कर लो। प्लस इसमें कई बार हमने वो रिमाइंडर्स भी डाले होते हैं कि जब ये आप लगभग इतना डोज़ आप इस्तेमाल कर लो, तो आप एक बार क्लिनिक कॉल करके आप अपॉइंटमेंट ले लें क्योंकि आपका ये खत्म होने वाला है। और जैसे ही मैंने बोला कि जब हम अलग-अलग कलर्स के वायल्स यूज़ करते हैं, तो उनमें अलग-अलग पावर होती है और जब भी किसी वायल से हम पहली बार चालू करते हैं, तो वो हम अपनी क्लिनिक में करते हैं, हमारे सामने। एक बहुत ही छोटा-सा रिस्क ऑफ रिएक्शन होता है। दवाइयाँ ये बहुत ही सेफ़ हैं, लेकिन हम तो भी पहली बार अपने प्रेज़ेंस में बुलाते हैं। सो जब ग्रीन वाला हो या ब्लू वाला हो या रेड वाला हो, कोई भी वायल जब आपके लिए पहली बार चालू कर रहे होते हैं, तो आपसे ये कहते हैं कि क्लिनिक आ जाइएगा, क्लिनिक में हमारे ऑब्ज़र्वेशन में रहेंगे और फिर हम जब एक बार आपके ऑब्ज़र्वेशन से संतुष्ट हो जाएँ, तो उसके बाद आप घर जा सकते होगे। टैबलेट्स में भी कुछ ऐसी ही कहानियाँ हैं। हम टैबलेट्स लेकिन आज की तारीख में सिर्फ़ हाउस डस्ट माइट्स के लिए अवेलेबल हैं, दूसरी चीज़ों के लिए अवेलेबल नहीं हैं और उसमें भी हम आपको सिखा देते हैं, पहली जो गोली का डोज़ होता है, वो आप क्लिनिक में हमारे सामने लेते हैं और उस दिन आपकी ट्रेनिंग भी हो जाती है कि हाँ, अगर जीभ के नीचे थोड़ी खुजली हो रही है, थोड़ी स्वेलिंग हो रही है, तो आप इवन थोड़ा एंटीहिस्टामिन्स वगैरह ले सकते हैं। वो हम जिस दिन आपके एलर्जी इम्यूनोथेरेपी चालू करते हैं, उस दिन ही आपको बताते हैं। जनरली ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बड़े माइल्ड हैं, बहुत ही सेफ़ ट्रीटमेंट है और लॉन्ग टर्म डिज़ीज़ मॉडिफ़िकेशन वाली ट्रीटमेंट है, इसलिए हम लोग को ये ट्रीटमेंट्स बहुत अच्छी लगती हैं। बट हाँ, टैबलेट्स का मेन एडवांटेज ये है कि अ, ये हीट स्टेबल है, आप कहीं पर भी लेके घूम सकते हैं और जो हमारे इंडियन पर्सपेक्टिव के ऊपर से जो सबसे बड़ी जो डिसएडवांटेज है, वो ये है कि ये काफ़ी कॉस्टली है एज़ कम्पेयर टू द ड्रॉप्स और 12 साल के नीचे अभी आज की तारीख में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, हमारे पास इसका अप्रूवल नहीं है छोटे बच्चों के लिए। तो मुझे लगता है कि मैं कुछ तो आपको थोड़ा बहुत एलर्जी इम्यूनोथेरेपी के बारे में समझा पाया हूँ। बेसिकली ये इकलौता ऐसा ट्रीटमेंट है जो डिज़ीज़ को मॉडिफ़ाई कर रहा है, जो आपके एलर्जीज़ पे एक्ट कर रहा है। बाकी सारी चीज़ें खाली डिज़ीज़ कंट्रोल कर रही हैं, बट ये आपके एलर्जीज़ पे एक्ट कर रहा है और अधिकतर जो एलर्जिक राइनाइटिस या एलर्जिक राइनो कंजंक्टिवाइटिस या अस्थमा वाले पेशेंट्स हैं, वो इसके लिए बहुत अच्छे कैंडिडेट्स होते हैं ट्रीटमेंट चालू करने के लिए। लेकिन तो भी आप अपने डॉक्टर के साथ परामर्श करोगे, डिस्कस करोगे, उसके बाद चालू करोगे। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये बहुत ही अच्छी ट्रीटमेंट है। इसमें मेजॉरिटी पेशेंट्स में कुछ ना कुछ तो रिस्पॉन्स आता है और बहुत सारों की इवन दवाइयाँ बंद होती हैं। सो इट्स वर्थ ट्राइंग, डिस्कस दिस ट्रीटमेंट विद योर डॉक्टर। उम्मीद करता हूँ कि एलर्जी इम्यूनोथेरेपी या जिसे एलर्जी वैक्सीन भी कहा जाता है, उसके बारे में मैंने कुछ तो आपको आज समझा ही दिया होगा। अगर आपको लगता है कि अगर इस वीडियो से आपकी समझ बढ़ी या आप किसी ऐसे मरीज को जानते हैं जिसे एलर्जी इम्यूनोथेरेपी की ज़रूरत है, तो प्लीज़ ये वीडियो उनके साथ शेयर करना ना भूलें। अगर कंटेंट पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।